नमस्कार दोस्तों, नमस्कार नमस्कार। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज फिर से एक सेशन में आई एम हियर बिफोर यू टू टेक इनटू कंसिडरेशन अबाउट सर्टेन एमसीक्यूज ऑन सीपीसी। ठीक है, तो आज भी हम करने वाले हैं एमसीक्यू की तलाश, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तलाश करने वाले हैं, जहाँ पे जवाब ढूंढेंगे आप। मैं बताऊंगा क्या है सही, क्या होगा गलत। और उसी के साथ सबसे पहले तो यार सेशन को लाइक और शेयर कर दो। सबसे पहले लाइक कर दीजिए और शेयर कर लीजिए। लाइक करने से क्या होता है कि आपको भी याद रहता है, वीडियो फिर से आप देखोगे, पॉज करोगे। और जो हमारा जो सेशन चल रहा है, ये सेशन चल रहा है रैपिड सेशन। रैपिड में आपको 40 क्वेश्चन कराए जाएंगे, जिन 40 क्वेश्चंस को करते ही आपको समझ आएगा कि सीपीसी में कैसे क्वेश्चंस बार बार पूछे जा रहे हैं। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शंस हैं, तो इन्हें आप छोड़िएगा कतई नहीं, कतई भी छोड़ना नहीं। अच्छे से पढ़ो, मेहनत से पढ़ो, लगन से पढ़ो। और ये सारे के सारे जो भी जुडिशरी एग्जाम है, सब में ये आते हैं। बिहार में तो आएगा ही, सब में आएगा, तो छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। छोड़ने से याद आया, एक सपना होता है, सपने को भी नहीं छोड़ना है। सपना है करियर एज अ जज। जजशिप का जो सपना है, न्यायाधीश बनने का जो सपना है, उस सपने के ऊपर कार्य करिए। क्योंकि जब यहाँ पे गाउन पहनोगे और यहाँ पे पीछे सत्यमेव जयते लिखा रहेगा, तो दुनिया में सारी खुशियाँ उसी समय आपको उस चेयर पे मिल जाएगी। उन खुशी के लिए काम करिए, उन खुशी के लिए काम करिए। उन खुशी के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेरे पीछे दिए गए हुए अनेक कोर्सेज हैं। जो स्टेट चाहिए उस स्टेट में जज बनो। सारे स्टेट का एग्जाम देना है, जुडिशरी महापैक से के थ्रू बनो। क्रैश कोर्स करना है, क्रैश कोर्स करो। ऑप्शन ही ऑप्शन है, भटेरे ऑप्शन बोलते हैं ना, ऑप्शन ही ऑप्शन है। तो ऑप्शन चूज करो और जल्दी से लग जाओ दौड़ में, रेस में, क्योंकि रेस तो है। इट्स अ रेस अगेंस्ट पीपल, इट्स अ रेस अगेंस्ट टाइम, इट्स अ रेस अगेंस्ट योर सेल्फ। जीतना है ना, तो दौड़ना पड़ेगा। मेहनत करो लगन से। और होली, हैप्पी होली, वो तो रहेगा, होली मनते रहेगी। होली के जो रंग हैं असली निखरेंगे तब, जब होगा न्यायाधीश में नाम। न्यायाधीश में नाम, जब चेयर पे बैठोगे और सामने एक बोर्ड रहेगा जहाँ पे न्यायाधीश लिखा रहेगा और आपका नाम रहेगा, तो उस जिन जो फीलिंग होगी, सबसे अच्छी, बेस्ट फीलिंग एवर। ठीक है, चलिए सीधा सेशन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 41, ये तो हमने पूरा पिछले क्लास में हमने आराम से कर लिया था। 41 से 41 एंड अबव वी हैव डन इट। ठीक है, अब देखिए आगे के जो क्वेश्चन है, आगे के जो क्वेश्चन है उन पे ध्यान देते हैं। 41 टिल 80 हमने कर लिया था, हमने पढ़ लिया था 41 टिल 80। नाउ वी आर गोइंग फ्रॉम 80 एंड अबव, 80 से अधिक, 80 से अबव आज करना है। ठीक है, पहला ऑप्शन मैंने आपको दे दिया है, गिफ्ट, तोहफा। तोहफा कबूल करो। ठीक है, तो तोहफा है ये। क्या है क्वेश्चन है, देखा जाए। विथ रिस्पेक्ट टू द प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, क्या सही नहीं है। एक्स पार्टी डिक्री ऑपरेटर रेस जुडिकाटा, करेक्ट है। रिट पिटीशन डिसमिस्ड ऑन मेरिट ऑपरेटर रेस जुडिकाटा, करेक्ट है। रिट पिटीशन डिसमिस इन लिमाइन ऑपरेट एट रेस जुडिकाटा, जी हाँ, इसका जवाब मैंने पिछले क्लास से पूछा था, लास्ट क्वेश्चन था। इसका जवाब है आपका नंबर सी। आगे, इन अ सूट वेयर द डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा अप्लाइज, द सूट इज लायबल टू बी स्टेड, डिसमिस्ड, मे बी स्टेड, मे बी डिसमिस्ड। सिंपल है डिसमिस, स्टे के अब ऑप्शन ही नहीं है। स्टे ऑफ सूट सेक्शन 10 में है, सेक्शन 11 की बात हो रही है। डिसमिस होता है, सीधा डिसमिस होगा। आगे, a decision or finding given by a court or a tribunal without jurisdiction can operate as res judicata under all circumstances. Cannot operate as res judicata, can operate as res judicata, may operate as res judicata। क्या है, एक डिसीजन है या फाइंडिंग है जो कि कोर्ट ने दिया है, ट्रिब्यूनल ने दिया है, जो जुरिस्डिक्शन में नहीं था, तो क्या होगा, that cannot operate as res judicata, that cannot be operated as res judicata। आगे, on production of a certified copy of foreign judgment, the presumption as to the competency of the court under section 14 क्या होता है, presumption of fact,
प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट एंड लॉ, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, इररिबटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। ये होगा आपका रिबटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। अ वैलिडिटी ऑफ अ फॉरेन जजमेंट, इंडिया के बाहर का जजमेंट है, कैन बी चैलेंज अंडर सेक्शन 13, किस में? सिविल कोर्ट में, क्रिमिनल कोर्ट में, बोथ सिविल क्रिमिनल, नीदर सिविल नॉर क्रिमिनल। जब सीपीसी की बात हो रही है तो सिविल कोर्ट में ही होगा ना, क्रिमिनल में क्यों जाओगे? सेक्शन 13 सीपीसी, सीपीसी मतलब कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, तो मतलब सिविल कोर्ट की बात हो रही है, इजी। सेक्शन 13 सीपीसी, द फॉरेन जजमेंट कैन बी चैलेंज ऑन द ग्राउंड ऑफ कॉम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट, फ्रॉड पे हुआ था या तो क्लेम फाउंड हुआ था जो कि ब्रीच में था, तीनों के तीनों, मतलब ऑल ऑफ द अबव, तीनों केसेस में हम चैलेंज कर सकते हैं सेक्शन 13 पे। सेक्शन 13 सीपीसी में फॉरेन जजमेंट को हम चैलेंज कर सकते हैं तीनों कंडीशंस में। आगे, हाउ मेनी ग्राउंड्स ऑफ अटैक द फॉरेन जजमेंट हैव बीन प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 13 ऑफ सीपीसी? बहुत ही सिंपल है, 6 ग्राउंड्स दिए गए, 6 ग्राउंड्स दिए गए हैं, 6 ग्राउंड्स दिए गए हैं सेक्शन 13 में। जैसे ही सेक्शन 13 खोलेगा आपको दिख जाएगा वो। ऑन द ग्राउंड ऑफ जुरिसडिक्शन अंडर सेक्शन 30, ओनली अ जजमेंट इन पर्सोनम, जजमेंट इन पर्सोनम मतलब 1 to 1, जजमेंट इन रैम मतलब आप और पूरी दुनिया, जजमेंट इन पर्सोनम एंड जजमेंट इन रैम, जजमेंट नीदर अ जजमेंट इन पर्सोनम नॉट जजमेंट इन रैम कैन बी चैलेंज्ड। सिंपल है, दोनों पर्सोनम हो जजमेंट इन रैम हो, दोनों के दोनों ही चैलेंज किए जाएंगे। A person who institutes a suit in foreign court and claims a decree in personam after the judgment is pronounced against him can never challenge the judgment on the ground of competency. कॉम्पिटेंसी के ग्राउंड पे वो फिर से चैलेंज नहीं कर सकता है, नहीं करेगा, बिल्कुल भी नहीं करेगा। आगे, अंडर सेक्शन 15 आ गया, 15 आ गया सीपीसी का, तो एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन द लोएस्ट ग्रेड। क्लियर है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। लोएस्ट ग्रेड पे जो होता है वहां पे ये सूट फाइल होती है, लोएस्ट ग्रेड ऑफ पे ये सूट फाइल होती है। आगे, सेक्शन 15 ऑफ सीपीसी क्या है? रूल ऑफ प्रोसीजर है, रूल ऑफ ज्यूरिसडिक्शन है, रूल ऑफ एविडेंस है, ऑल ऑफ द अबव। बहुत ही सिंपल, प्रोसीजर लॉ पढ़ रहे हो ना, प्रोसीजर लॉ पढ़ रहे हो, सब्सटैंटिव तो पढ़ नहीं रहे हो, ज्यूरिसडिक्शन की बात होगी नहीं, ज्यूरिसडिक्शन 16 से 20 में जाएगा। क्या है ये? प्रोसीजर है, इट्स अ रूल ऑफ प्रोसीजर। सेक्शन 16 सीपीसी, अ सूट रिलेटिंग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी कैन बी फाइल्ड इन अ कोर्ट विद इन हुज लोकल ज्यूरिसडिक्शन। किसके लोकल ज्यूरिसडिक्शन में ये होगा? जहां पे प्रॉपर्टी सिचुएट होता है, जहां पे डिफेंडेंट वॉलंटरली रिसाइड कर रहा है, पर्सनली वर्क कर रहा है गेन के लिए, या तो जहां पे डिफेंडेंट वॉलंटरी रिसाइड और कैरीज ऑन बिजनेस कर रहा है, या ABC जहां पे प्रॉपर्टी सिचुएट करती है। आगे के केसेस में आपको बाकी ऑप्शंस मिलेंगे, सेक्शन 16 में जहां पे प्रॉपर्टी सिचुएट होती है बस उनकी ही बात की गई है। आगे, suit in respect of immovable property where the entire relief sought can be obtained through the personal obedience। personal obedience मैं समझाने वाला हूं, मैं इसके लिए ऊपर भी क्लास दूंगा पर्सनल ओबीडियंस के लिए। अभी पर्सनल ओबीडियंस के बारे में, ये कहां पे कहा जाता है? सिचुएट ऑप्शन बहुत ही ईजी है ये, जहां पे ये पर्सन रह रहा है, रिसाइड कर रहा है या पर्सनली वर्क कर रहा है किसी गेन के लिए, किसी गेन के लिए, उस पे होगा। रिसाइड और कैरीज ऑन बिजनेस उस पे भी होता है, प्रॉपर्टी जहां सिचुएट होती है उस पे भी होता है। ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव, डी है सही जवाब। प्लेस ऑफ इंस्टीट्यूशनल सूट इन रिस्पेक्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी कहां पे दिया गया है? जहां पे जुरिसडिक्शन दूसरे कोर्ट का हो। 4 जगह प्रॉपर्टी है, 4 जगह प्रॉपर्टी है, कहां पे केस करेगा? इसके बारे में सेक्शन नंबर 17 में लिखा है, 17 में लिखा गया है, सेक्शन 17 सीपीसी में लिखा गया है। आगे, सेक्शन 18 सीपीसी किस बारे में बात कर रहा है? सीधा टॉपिक है, सीधा आप जैसे खोलोगे ना वैसे ही आपको सीपीसी की किताब जैसे ही खोलते हो आप वैसे ही आपको पता चलेगा कि द प्लेस ऑफ इंस्टीट्यूशन सूट इन रिस्पेक्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी वेयर द लोकल लिमिट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट आर अनसर्टेन। पता नहीं कि कहां पे केस करना है।
जहां पे अनसर्टेन होता है वहां पे आप सेक्शन 18 सीपीसी में जाओगे, टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन में जाइएगा और वहां पे आप जवाब मांगिएगा। आगे, प्लेस ऑफ सुइंग इन रिस्पेक्ट ऑफ सूट्स फॉर कंपनसेशन फॉर रॉन्ग्स टू पर्सन और मूवेबल प्रॉपर्टी हैज बीन डेल्ट विथ, कहां पे लिखा गया है? बहुत ही इजी, सेक्शन नंबर 19 में। सेक्शन नंबर 19 में लिखा गया है, कंपनसेशन फॉर रॉन्ग के बारे में बताया गया है। आगे, a suit for compensation for wrong done to person or to movable property where the wrong was done within the local jurisdiction of one court and the defendant resides within the local jurisdiction of another court। गड़बड़ी कहीं किया, जहाँ पे रॉन्ग हुआ है वो कोई और जगह थी, रहता कहीं और है, तब कहाँ पे केस करोगे आप? आप दोनों जगह कर सकते हो, जहाँ पे लोकल जुरिसडिक्शन में रह रहा है वो, या तो जहाँ पे कमिट किया गया है वो ऑफेंस या रॉन्ग कहोगे, और रॉन्ग जहाँ पे कमिट हुआ है वहां पे भी केस कर सकते हो, या तो डिफेंडेंट जहां पे रिसाइड कर रहा है वहां पे भी केस कर सकते हो आप। एक्स रिसाइडिंग इन दिल्ली पब्लिशेस स्टेटमेंट डेफेमेटरी टू वाई इन कैलकाटा, केस कहां पे होगा? कलकत्ता या दिल्ली, दोनों में, कहीं पे भी होगा। पिछला क्वेश्चन उसका एग्जांपल नेक्स्ट क्वेश्चन में, पिछले क्वेश्चन में हमने कंसेप्ट बताया, नेक्स्ट क्वेश्चन में इलस्ट्रेशन दे दिया, याद रहेगा? बिल्कुल। Suits under section 20 CPC can be instituted where the cause of action arises only A, not B or C, जहां पे wholly 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 जहां पे सूट, जहां पे cause of action arise कर रहा है, सेक्शन 20 में आप वहीं पे सूट को इंस्टीट्यूट करोगे। In cases where there are more than one defendant, a suit can be instituted in a court within whose local jurisdiction, जहां पे एक से अधिक डिफेंडेंट है तो आप किसके पास केस करोगे? जहां पे ईच ऑफ द डिफेंडेंट एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द सूट एक्चुअली एंड वॉलंटरीली रिसाइड, जहां पे सब रह रहे हैं, या तो एनी ऑफ द डिफेंडेंट एट द टाइम ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द सूट, किसी भी डिफेंडेंट के ऊपर कर सकते हो जब सूट स्टार्ट होगा। आगे, a suit for damages for breach of contract can be filed at a place where the contract was made, where the contract was to be performed, anywhere in India। बहुत ही आसान है, जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बना था, जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने की बात की गई थी, मतलब A and B both, A and B both। A suit relating to partnership may be instituted at a place, कहाँ पे? कहाँ पे? तीनों के तीनों, जहां पे पार्टनरशिप कॉन्स्टिट्यूट हुई थी, जहां पे पार्टनरशिप बिजनेस का उसका प्रोसीजर कैरिड ऑन हुआ, या तो जहां पे पार्टनरशिप अकाउंट को मेंटेन किया गया। मुद्दा ये है, जब पर्पस ऑफ ऑल दिस प्रोविजन आर कि यार दिक्कत नहीं होना चाहिए कि मैं केस कहाँ करूँ, उलझे हुए इंसान को और उलझाना क्या सुझाव होगा? उलझे हुए इंसान को और उलझाना क्या सुझाव होगा? हमने बोला जहां पे भी लग रहा है केस कर दो, तुम केस तो करो यार, ठीक है? आगे, a suit relating to partnership dissolved in a foreign country can be filed at a place in foreign country where the parties to the suit reside in India, both A and B, all over India। जहां पे पार्टनर रह रहे हैं, जहां पे पार्टीज रह रहे हैं इंडिया में, वहां पे होगा। Objection as to the place of suing only can be taken before the court of first instance, can be taken before the appellate court, can be taken before the court of revision, all of the above। जहां पे appellant can be taken before the appellant court for the first time, ऑब्जेक्शन आप appellant कोर्ट के पास जहां पे पहली बार गए हो वहां पे फाइल करोगे, आप वहां पे फाइल करिएगा। सेक्शन 21, महा सिंपल क्वेश्चन, महा सिंपल क्वेश्चन, कहां पे होता है? सेक्शन सेक्शन 21 सीपीसी किस बारे में बात करता है? सेक्शन 21 सीपीसी सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन के बारे में बात करता है, सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन के बारे में बात करता है। A suit to set aside a decree on the ground of lack of territorial jurisdiction, टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन में नहीं है, कहीं और का केस कहीं और सुना जा रहा है, तो उसको एक डिक्री कब, कहां पे, किस सेक्शन में किया जाएगा ग्रांट? सेक्शन 23 सीपीसी में सूट टू सेट असाइड अ डिक्री ऑन द ग्राउंड ऑफ लैक ऑफ टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन इज बार्ड, कहां पे? सेक्शन 23 में।
पार्टीज बाय देयर कंसेंट एंड अग्रीमेंट क्या कर सकते हैं? कैन कन्फर jurisdiction ऑन अ कोर्ट वेयर देयर इज नन इन लॉ, कैन आउस्ट द jurisdiction ऑफ द कोर्ट वेयर देयर इज वन इन लॉ, can oust the jurisdiction of one of the courts when there are two courts simultaneously having jurisdiction in law, all of the above. Can oust the jurisdiction of one of the courts when there are two courts simultaneously having jurisdiction. दोनों कोर्ट के पास jurisdiction है, तो डिसाइड करके हम ये जा सकते हैं कि किस कोर्ट में मुझे केस करना है, किस कोर्ट में केस करना है. सेक्शन 20 CPC डज नॉट अप्लाई टू, किस पे अप्लाई नहीं होता है? आर्बिट्रेशन, सिविल, बोथ, नीदर. बहुत ही आसान, आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग पे नहीं होता है, सिविल प्रोसीडिंग पे तो होगा ही, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है. ठीक है, आगे. अग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज टू इंस्टीट्यूट द सूट रिलेटिंग टू डिस्प्यूट इन अ पर्टिकुलर कोर्ट डज नॉट आउट द jurisdiction of other court, may operate as a estoppel, both A and B. बोथ ए एंड बी, जी हाँ, बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी. In case of commercial contract between parties of two different countries, the jurisdiction of the court shall be governed by. क्या होगा, कौन सा लीगल मैक्सिम इस पे लगेगा? अगर कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट हुआ है दो पार्टीज में, दो डिफरेंट कंट्रीज का, तो जुरिस्डिक्शन किस कोर्ट को मिलेगी? वो मिलेगी रूल ऑफ फ्रीडम ऑफ चॉइस, इंटेंशन ऑफ द पार्टीज, रूल ऑफ फ्रीडम ऑफ चॉइस, इंटेंशन ऑफ द पार्टीज पे. अ कॉर्पोरेशन अंडर सेक्शन 20 CPC is deemed to carry on business. कहाँ पे? सेक्शन 20 में प्रिंसिपल ऑफिस है, सबऑर्डिनेट ऑफिस है, किस पे होगा? प्रिंसिपल ऑफिस के बारे में बात कर रहा है सेक्शन 20, प्रिंसिपल ऑफिस के बारे में बात कर रहा है सेक्शन नंबर 20. आगे. इन केस ऑफ अ कॉज ऑफ एक्शन, इन केस ऑफ अ कॉज ऑफ एक्शन arising at a place where a corporation has subordinate office, the corporation is deemed to carry on a business. कहाँ पे होता है? कहाँ पे होता है? प्रिंसिपल ऑफिस पे भी और सबऑर्डिनेट ऑफिस पे भी, दोनों जगह ही होते हैं, दोनों जगहों पे. इन एवरी प्लेंट एवरी सेक्शन 26, सेक्शन 26 CPC कहते हैं गेटवे टू CPC, दरवाजा है कोर्ट के प्रोसीडिंग में एंटर करने का, दरवाजा है सेक्शन 26. तो वहां पे क्या होगा? फैक्ट शुड बी प्रूव्ड बाय एफिडेविट. एफिडेविट को अलाउ करते हैं, इंडियन एविडेंस एक्ट में एफिडेविट को अलाउ नहीं करते हो, बस सेक्शन 26 में एफिडेविट की बात कर रखी है. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 27 CPC, समन टू बी डिफेंडेड टू बी सर्व्ड ऑन सच डेट नॉट बियॉन्ड. कितने दिनों तक का लिमिट दे रखा है? 30 दिन, 30 डेज का लिमिट दे रखा है, 30 डेज का लिमिट है यहाँ पे. 114. The court may impose a fine for default upon a person required to give evidence or to produce document directed under section 30B of CPC, and such fine shall not exceed. 5,000 रुपए से ज्यादा का फाइन के बारे में नहीं बोला जा रहा है, 5,000 रुपए से ज्यादा फाइन आपको कतई नहीं देना है. Under section 39(4) of CPC, the court passing the decree is, क्या होगा? Authorized to execute such decree against any property outside the limit of jurisdiction, outside local limit of jurisdiction, either A, B, neither A, B. नीदर ए बी, दोनों के दोनों गलत है, दोनों के दोनों ही गलत ऑप्शन है यहाँ पे. क्लास ये रैपिड क्लास है, क्लास के वीडियोस को पॉज करो, क्वेश्चन फिर से पढ़ो, एक बार CPC की एक्ट खोलो, उसके बाद आंसर देखो, सीधा का सीधा लिखा होगा, भटकना ही नहीं है, एकदम भटकना नहीं है. रैपिड है ताकि आपको जल्दी से जल्दी जितना नॉलेज, जितने क्वेश्चन हो पाए वो हम कराते जाए. A private transfer or delivery of person attached under section 64(2) shall not be void. कब void नहीं होगा? बहुत ही आसान, जब भी it is made in pursuance of any contract for such transfer or delivery entered into and registered before the attachment. Attachment से पहले की बात कर रहा है. Private transfer or delivery of the property attached under section 64(2) shall not be void. ये not याद रखना है, shall not be void की बारे में बात कर रहा है ये. The court under section 89(1) arbitration की बात कर रहा है. वहाँ पे कैसे dispute के पास जाते हो आप? Arbitration, conciliation, लोक अदालत या mediation, चारों के चारों में आप जाते हो.
द कोर्ट कैन अवॉर्ड कंपनसेशन अगेंस्ट प्लेंटिफ अंडर सेक्शन 95 CPC नॉट एक्सीडिंग, क्या अमाउंट है, 50,000, एंड दिस अमाउंट नॉट टू एक्सीड द लिमिट्स ऑफ इस पेक्यूनरी जुरिसडिक्शन। 50,000 का लिमिट के बारे में बात कही गई है यहाँ पे। अंडर सेक्शन 100A CPC, अपील फ्रॉम एन ओरिजिनल और अपेलेट डिक्री और ऑर्डर इज हर्ड एंड डिसाइडेड बाय ए सिंगल जज ऑफ अ हाई कोर्ट। तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे कोई फर्दर अपील शैल, नो फर्दर अपील शैल लाई फ्रॉम द जजमेंट एंड डिक्री ऑफ सच सिंगल जज। कोई भी फर्दर अपील नहीं अलाउ किया जाएगा। लास्ट क्वेश्चन 120, सेकेंड अपील शैल नॉट लाई फ्रॉम एनी डिक्री एज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 102 where the subject matter of the original suit is for the recovery of money not exceeding, क्या अमाउंट है, 25,000 का अमाउंट है। 25,000 से ज़्यादा के बारे में नहीं बात की जा रही है। 25,000 इज द लिमिट। लिमिट तो यहाँ पे 25,000 का है, मगर आपके पास लिमिटलेस ऑप्शन है। लिमिटलेस ऑप्शन है जल्दी से कोर्स ज्वाइन करने का। कोर्स ज्वाइन करने का तरीका क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। होली का मौका है, होली के मौके में अगर कुछ शुभ काम करो तो आगे का साल भी अच्छा रहता है। अब आपको करना क्या है, देखिए, आप जाओगे गूगल पे सर्च करिएगा अड्डा 24/7। जैसे ही सर्च करोगे आएगा ऑप्शन नंबर 1 हमारा। एंटर करोगे आप ऑल कोर्सेज में, जहाँ पे जाएगा यूपीएससी के अंदर और दिखेगा आपको स्टेट जुडिशरी PCS जे। यहाँ पे आपको ऑप्शन ही ऑप्शन मिलेगा जिनमें से आप अपने पसंदीदा स्टेट को चूज कर सकते हो। स्टेट मान लो नहीं पता है, कौन सी स्टेट की तैयारी करे पता नहीं चल रहा है, तो कुछ नहीं करो, आंख बंद करके महापैक ले लो, सारे स्टेट कवर हो जाएंगे। 16 से अधिक स्टेट्स की तैयारी एक जगह महापैक में, 1000 घंटे से ज़्यादा की क्लासेस, 680 ई बुक्स, 15 से 20 लेक्चर्स जिसमें आपको टेस्ट सीरीज के बारे में बताया जाएगा। टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड की जाएगी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, मेंटरशिप होगा, आंसर राइटिंग होगी, लाइव क्लासेस होंगे, रिकॉर्डिंग होगी। उंगलियां कम पड़ रही हैं, इतनी चीज़ें। अब मान लो कि आप जा रहे हो बिहार के क्रैश कोर्स के लिए या तो बिहार फाउंडेशन कोर्स के लिए। आप गए बिहार फाउंडेशन कोर्स में और आपको यहाँ पे बिहार के लिए अप्लाई कर सकते हो। मान लो आप जा रहे हो क्रैश कोर्स के लिए, क्रैश कोर्स में आप गए, यहाँ पे देखिए 100 क्वेश्चन जीके, 150 क्वेश्चन लॉ, सबकी तैयारी एक जगह। करना क्या है, करना है 22/9 में जाना है और आपको अपना कोड लगाना है, आपका अपना कोड Y707, और फिक्र की कोई रहेगी नहीं बात। ये कोड लगाते ही ये जो 16,000 का कोर्स था आपके लिए अभी इसी वक्त 3600 रुपये में हो जाएगा। तो 3600 में बिहार की तैयारी, जीके और लॉ सब एक साथ। थोड़ा अजीब नहीं लग रहा है कि यार इतना ज़्यादा फैसिलिटी इतने कम में? जी हाँ, हमारी यही खासियत है। हमारा मकसद है आपको प्रोवाइड करना नॉलेज। नॉलेज मिलेगा एकदम नॉमिनल प्राइस पे। नॉमिनल प्राइस है 3600 रुपये का, मगर कोड आपको लिखना पड़ेगा, कोड आपको लगाना पड़ेगा। कोड लगाओगे आप Y707, तभी ये पॉसिबल है, Y707, और ये कोड लगाते ही आप एलिजिबल हो जाओगे बिहार जुडिशरी के क्रैश कोर्स के लिए। तो लेट मत करो, जल्दी से ज्वाइन करो। 10 तारीख से बैच स्टार्ट है, मुलाकात होगी आपकी वहीं पे। धन्यवाद। Y707, फिक्र की कोई नहीं बात, होगी जल्दी ही मुलाकात। हैप्पी होली एंड सी यू ऑल वेरी सून। धन्यवाद, थैंक यू।